गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस का चैप्टर 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था उसमें मैंने आप लोगों को शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था और शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भाग में विभाजित किया गया था। तो शैक्षिक उद्देश्य के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, उसको 3 भाग में विभाजित किया गया था। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। और आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसकी। इस चैप्टर का नाम है विषय वस्तु विश्लेषण तथा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण। किस तरह से, इसका पहले मैं मतलब बता दूं कि इस विषय वस्तु विश्लेषण तथा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये बताऊंगी कि किस तरह से बायोलॉजिकल साइंस में आप विषय वस्तु का निर्धारण करें कि 45 मिनट के एक पूरे पीरियड में बच्चों के सामने किस तरह से आप अपना पाठ्यक्रम प्रस्तुत करें, किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम समय देना है, किस तरह से आप उसके सामने प्रस्तुत करें अपने द्वारा पढ़ाया गया पाठ कि बच्चों के अंतर्गत सभी तरह के गुण विद्यमान हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध करता है। अगर आपको पता हो कि किस तरह की शिक्षण बिंदुओं का कि किस तरह से आप पढ़ाएंगे तो वो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा योजनाबद्ध करता है। एक 40 से 45 मिनट के पूरे पीरियड में आपको उतना टाइम मिलता है कि बच्चों को सब पूरा अपने द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक जो भी आप लेकर आते हो वो समझ में आता है। बच्चे उसे ध्यानपूर्वक समझते हैं और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं उनके, और आप उनके जवाब भी देते हैं और उसके बाद में आप उनको गृह कार्य भी देते हो तो संबंधित। तो आप वो किस तरह से शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करना शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध करता है। शिक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता तथा निश्चितता प्राप्त होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया में आप स्पष्टता और निश्चितता प्राप्त होती है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाना कि एक एक चीज स्पष्ट होती जाए और बच्चे उसको सुनिश्चित करें, उनका ज्ञान जो है जो निश्चितता से प्राप्त हो तथा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता होती है। जो बच्चे शिक्षण उद्देश्य जो भी होता है उसे प्राप्त करने में आसानी से सरलता होती है उन्हें। अगर इसी कड़ी में मैं आगे बात करूं तो किस तरह से आप अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव, इन सभी चीज़ों के बारे में विश्लेषण निर्धारण करता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो अधिगम अनुभव को हम पाठ्य वस्तु द्वारा प्रदान करते हैं। पाठ्य वस्तु का भली भांति किया गया विश्लेषण ही शिक्षण उद्देश्यों की सफलता का द्योतक होता है। तो अगर जो भी आप पाठ्य वस्तु है किस तरह से उसका इस्तेमाल करते, सपोज मैंने बात की आज कि बच्चों को कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं के बारे में कि किस तरह से वो भोजन ग्रहण करते हैं, किस तरह से उनके भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, किस तरह से उनके शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो उसके शरीर में पहुंचते हैं। तो ये एक इस तरह से पूरे पाठ को सबसे पहले तो अगर मैं पाठ्य बिंदुओं की यानी कि शिक्षण बिंदुओं की बात करूं तो किस तरह से मैं पहले तो एक टॉपिक यानी कि शिक्षक उद्देश्य लेके आऊं, शैक्षिक उद्देश्य की आज मैं आप लोगों को मानव शरीर की क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद में मैं उस पूरे क्योंकि मानव शरीर की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं तो और मुझे उसको सिर्फ 40 से 45 मिनट के पूरे समय में कार्यकाल में मुझे वो पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये मेरे ऊपर एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन बिंदुओं को, शिक्षित बिंदुओं को चूज करे कि छात्रों को एक एक चीज समझ में आए, बल्कि समझ में आने के बाद वो उसे ग्रहण करे, ग्रहण करने के बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उनकी रुचि उसमें बढ़े और रुचि बढ़ने के साथ साथ वो उसमें उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारे, समझे और उसके प्रति प्रतिक्रिया करे। ये सभी चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि किस तरह से अध्यापक इन शिक्षण बिंदुओं का इस्तेमाल करता है जो छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे और छात्र ना सिर्फ उसको सुने, समझें, उसके बारे में खोज करें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षण बिंदुओं के तहत ही आती है। अब मैं बात करती हूँ शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किस तरह से किया जाता है।
अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करता है। किस तरह से अध्यापक के द्वारा ही इसमें अध्यापक शिक्षण बिंदु इनके विकास के लिए उपलब्ध पाठ्य सामग्री पर आधार पर छात्रों की शारीरिक, मानसिक रुचि, प्राप्त ज्ञान क्षमता के दृष्टिकोण को रखते हुए अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि का पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है। तो ये विश्लेषण किस तरह से होता है? अगर मैं विश्लेषण की बात करूं कि किस तरह से निर्धारण करता है, तो सबसे पहले ये होता है कि उसको कौन सा पाठ आज पढ़ाना है, कौन से उसे अनुभव देना है, किस प्रकार पढ़ाना है, किन बिंदुओं शिक्षण बिंदुओं पर कितना समय देना है, जिससे कि जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। कि सबसे पहले तो कौन सा पाठ उसे पढ़ाना है ये उसको निश्चित करना, फिर किस तरह से पढ़ाना है कि छात्र उसमें रुचि ले, क्योंकि बिना छात्रों की रुचि के पढ़ाया गया पाठ बिल्कुल व्यर्थ है। तो इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से शिक्षण बिंदुओं को चुनाव करना कि छात्र उसमें रुचि ले। फिर कितना उन्हें ज्ञान देना है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर मैं मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं के बारे में बात करूं तो बहुत कुछ है, इतना कुछ कि शायद उसे 40-45 मिनट में तो क्या एक दिन में भी बता पाना बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से हम शिक्षण बिंदुओं का चुनाव करें कि छात्रों को उसमें इतना रुचि पैदा हो और उसके बारे में प्रतिक्रिया दे, कितना समय हमें अपने टॉपिक में देता है, किस तरह से छात्र उसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उन प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये सारी चीजें शिक्षण बिंदुओं के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो आइए बात करते हैं शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण जो है वो किस तरह से निम्न प्रकार से है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीव विज्ञान के जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको व्यवहार में परिवर्तन लाने में परिभाषित करता है। जीव विज्ञान में जो शिक्षण उद्देश्य है, आपने मनुष्यों जब, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो एक कोरी स्लेट के बराबर होता है, यानी कि उसके मस्तिष्क में पढ़ाई लिखाई संबंधित कुछ नहीं होता है, और उस स्लेट विद्यालय में पहुंचने के बाद ही उसमें बहुत सारे अक्षर, ज्ञान, व्यवहार, इन सभी चीजों का उसके अंदर ज्ञान दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि किस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि अभी बच्चे को मानव शरीर के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप उसे अपने इस शिक्षण बिंदुओं के द्वारा उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं तो वो उसमें रुचि लेता है, तो वो सारी चीजें ग्रहण करने के बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से कि अब वो कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले ये पता होता है कि मनुष्य को पानी पीना बहुत ही लाभदायक है। तो अब जब बच्चे ने उसमें रुचि ली, उसमें बहुत सारे स्वाभाविक तौर पे बहुत सारे गुण उसने अपने अंदर विद्यमान कर लिए, तो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि उसको पता है कि किस भोजन को खाने से हमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, कौन सा भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, पानी पीना कितना हमारे लिए आवश्यक है, किस तरह से पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीजें वो ग्रहण करने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन, तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। अब मैं अगली बात करूं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध करना, किस तरह से आवश्यक होने पर पाठ्य पुस्तकों को क्रम में बदला जा सकता है, किसी तरह से टॉपिक या सब टॉपिक में विभाजित किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्य वस्तु की शिक्षा के लिए कालांशों का निर्धारण, किस तरह से स्थलों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण है कि आप जो भी सबसे पहले कोई भी पाठ्य वस्तु को अगर आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए उतने समय का निर्धारण, और किस तरह से कि आप किसी स्थान की प्रकृति भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो अगर आप बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाते हैं, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में ले जाते हैं और मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं हैं अगर आप सिर्फ उसको ऐसे ही बताओगे तो वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। हो सकता है उसको अपने इस टॉपिक में बहुत नीरसता भी है कि ये किस तरह से इसके सारी प्रोसेस हो रही हैं, क्रियाएं हो रही। तो अगर आप बच्चे को जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में ले जा रहे हैं, प्रयोगशाला में ले जाने के बाद में उसे कोई मानव शरीर दिखाते हैं, फिर किस तरह से बताते हैं कि भोजन किस तरह से खाते, भोजन को जैसे ही हम लोग मुंह में लेते हैं वहीं से ही पाचन शुरू हो जाता है, जो लार ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा भोजन पचना स्टार्ट होता है, फिर वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो भोजन का डाइजेशन करते हैं, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, किस तरह से इनका कार्य होता है। तो ये सारी प्रोसेस उसको ऐसे बताओगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उसको आप प्रयोगशाला में ले जा रहे हो, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में, और ये सारी चीजें आप उसको एक मॉडल के जरिए, चार्ट के जरिए, किसी के जरिए अगर आप उसको दिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो हो सकता है बच्चों को इसमें बहुत ही ज्यादा रुचि पैदा हो,
बहुत ही ज़्यादा उसमें वो उन चीज़ों को अच्छे से समझे, और ना सिर्फ समझे बल्कि उसके बारे में अगली बार अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करे। तो स्थान, प्रकृति जो स्थल है उसकी प्रकृति का चुनाव भी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि बच्चे को कई बार आप नेचर यानी कि किसी ऐसी जगह पे भी ले जाके बताएं उसके बारे में जो रियलिस्टिक है, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि विषय वस्तु साथ ही साथ ये भी है कि प्रथम नियोजन उसके कार्य में उद्देश्य भली भांति सहायता करते हैं कि अगर आप खुद से उन बिंदुओं का निर्धारण करते हैं कि किस तरह से आप उसका नियोजन कर रहे हैं, किस तरह से आप उस पर कार्य कर रहे हैं, किस तरह से निर्धारण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी पाठ्य वस्तु का नियोजन करते हो, निर्माण करते हो, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना होता है कि आपको ये पढ़ाना है, बल्कि ये ध्यान में रखना होता है कि आपको किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। 40 मिनट के उस पूरे कालांश में किस तरह से आपको बच्चों के ना सिर्फ प्रस्तुत करना है बल्कि उनको इस तरह से लगे कि ये सच में रियल लाइफ में हो रहा है और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछ रहे हैं, और उनके जो जितनी भी और आपको आपके द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ का वो फीडबैक भी दे रहे हैं, आप उसके संबंधित उनको गृह कार्य दे रहे हैं। और गृह कार्य हमेशा ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे उसको अपने गृह के कार्य के साथ साथ अपने निजी जीवन से संबंधित वो कार्य हो, ताकि बच्चे उसको आसानी से भी कर सके। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि विषय वस्तु का विश्लेषण तथा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे निर्धारण ऐसा हो जो योजनाबद्ध हो। योजनाबद्ध का मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होता है कि जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर के बाद में किस तरह से भोजन उसने ग्रहण किया, या बहुत सारे नर्व्स, वेन्स हैं, इस तरह से कार्य करते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता, निश्चितता प्राप्त होती है। ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना स्पष्ट करता है और कितनी निश्चितता प्राप्त करता है, तथा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता होती है। शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण के लिए मैंने बताया कि अध्यापक अपने ज्ञान, यहाँ बहुत ही ज्ञानी अध्यापक की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ही व्यक्ति जाके पढ़ाए जो अध्यापक के तौर पे शामिल है लेकिन उसको उतना ज्ञान नहीं है, तो वो अपने विषय को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ पे अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करता है। जीव विज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों का व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर बच्चे को आप बताते हो तो बच्चे का जब भी कोई भी नई ज्ञान अपने अंदर धारित करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन जरूर आता है। और ये सिर्फ न सिर्फ जीव विज्ञान बल्कि सभी विषयों के अंतर्गत है कि जब बच्चा कुछ भी सीखता है, कोई विज्ञान संबंधित सीखता है या फिर कला संबंधित सीखता है या अध्यात्म संबंधित चीजें सीखता है, तो वो उसे अपने जीवन में जरूर उतारता है, और उसके द्वारा उस जो पढ़ाए गए पाठ है उसके द्वारा बच्चों में बहुत सारे व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान के संबंधित शिक्षण बिंदु है निर्धारण, इनके बारे में बताया। नेक्स्ट चैप्टर में इसी के आगे का बताऊंगी। थैंक यू।